हेलो दोस्तों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। आज हम 10th क्लास एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव। देखो बच्चों, ये चैप्टर हमने वन शूट वीडियो के रूप में हमने शूट किया है ताकि पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में आप लोगों के सामने आ जाए। पूरे टॉपिक्स है, छोटे छोटे हैं, बहुत प्यारा चैप्टर है। इसको शुरू करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में चीजों को एनालिसिस कर सके, पढ़ सके। शुरू करते हैं चैप्टर की शुरुआत। देखो बच्चों, जैव विविधता से होती है, जिसको अंग्रेजी में बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी भौगोलिक क्षेत्रफल जिसका कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु हो, जैसे वहीं पे हाथी भी हो, शेर भी हो, हिरण भी हो, और भी छोटे छोटे जो जीव जंतु हो वो हो, सूक्ष्म जीव हो, साथ ही साथ कोई नदी का कोई सोर्स हो जहाँ पर जलीय जीव हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, और पेड़ पौधे की बहुत सारी प्रजातियां हो। ये सब किसी एक ही भौगोलिक क्षेत्रफल पे होती है तो उसको हम बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के रूप में जानते हैं। यानी जीवों की विभिन्नता, एक ही क्षेत्र में जीवों की बहुत सारी विविधता जैव विविधता के रूप में जानी जाती है। तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। इसी क्षेत्र में विभिन्न जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव, मनुष्य आदि एक साथ एक स्थान पर निवास करते हैं तो हम उस स्थिति को जैव विविधता के रूप में जानते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से भारत की स्थिति की बात करेंगे। एग्जाम में एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चंस में पूछी जाती है। देखो क्या है जैव विविधता, यानी बायोडायवर्सिटी से भारत एक समृद्ध देश है। भारत में विश्व की लगभग 8%, और ये बच्चों 16 लाख है। ये गलत टाइप हुआ है तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार नोट कर लेना। इसको 16 लाख बताएंगे हम, ठीक है? 16 लाख है बच्चों। लगभग 8% या 16 लाख जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में दिखाई देती है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण पढ़ लेते हैं अब। भारत की ऐतिहासिक परंपराओं और संस्कृति में वन्य जीव और वनस्पति के संरक्षण का महत्व हमें दिखाई देता है। साथ ही सरकार के द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे भारत में जैव विविधता का विकास हुआ है। देखो, भारत की परंपरा रही है बच्चों, हमेशा से हमारे यहाँ पर कुछ वन्य जीव और वनस्पति की पूजा की जाती रही है, हमारी संस्कृति है। जैसे हमने पशुओं में गाय की पूजा कर ली, फिर जैसे सांप की पूजा कर ली, हिरण की पूजा कर ली, बाघ की पूजा कर ली। इस तरह से हम पशुओं की पूजा करते हैं। साथ ही साथ हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जैसे आम के पेड़ की पूजा कर ली, आंवले की पूजा कर ली, जैसे नीम के पेड़ की पूजा कर ली, तुलसी जी की पूजा कर ली है अपन ने। तो इस तरह से हम वन्य जीवों या जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, साथ ही साथ हम वनस्पति की भी पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के ये अंग रहे हुए हैं कि हम प्राकृतिक संसाधनों को देवीय रूप में माने, और इसी वजह से हम इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाते चलते हैं। तो यही चीज हमारे यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारी ऐतिहासिक परंपराओं और संस्कृति में वन्य जीव और वनस्पति के संरक्षण का महत्व हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ सरकार ने प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हमारे वन्य जीव और वनस्पति खत्म होते जा रहे हैं, तो सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान निकाले हैं, सरकार के द्वारा कुछ ऐसे अधिनियम पारित किए गए हैं जिससे वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन से ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे वन्य जीव संरक्षण का जो महत्व है वो स्पष्ट होता चला जा रहा है। तो हम देखते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसका उद्देश्य वन्य जीव और वनस्पति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। तो देखो बच्चों, आपको ये नोट कर लेना चाहिए, ये अधिनियम 1972 पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चंस में। पूछा जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो आपके एमसीक्यू में 1972 भी होगा, 73, 74 और 75 भी होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अधिनियम कब पारित किया, तो 1972 में पारित किया गया है। क्लियर? दूसरी महत्वपूर्ण बात है बच्चों इसमें जो आपको याद रखनी है, भारत सरकार के द्वारा 1972 में रक्षित जातियों यानी प्रोटेक्टेड स्पाइसीज की एक सूची प्रकाशित की गई। उनकी रक्षा के विविध प्रयास भी किए गए। क्या होती है रक्षित जातियां? तो वे संकटग्रस्त जातियां जिन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। कौन सी संकटग्रस्त जातियों की बात की जा रही है? जिन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जिनके अस्तित्व पे प्रेजेंट टाइम में खतरा है या उनको बचाया नहीं गया तो वो विलुप्ति के कगार पे है। ठीक है, तो ऐसे संकटग्रस्त जातियों की सूची प्रदान की गई है जिनमें काले हिरण, हाथी और व्हेल मछली का नाम आता है बच्चों। ये कौन सी मछली है? व्हेल मछली है। ठीक है, एक और मछली है जैसे गंगा डॉल्फिन है, उसको भी संकटग्रस्त जाति की सूची में शामिल की गई है। गंगा डॉल्फिन केवल भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन महत्वपूर्ण एग्जाम आपके पाठ्य पुस्तक में, इनको आपको याद कर लेना है, काला हिरण, हाथी और व्हेल मछली। क्लियर है? उसके बाद में सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार भी स्थापित किए हैं। ठीक है, ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। देखो,
क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान हो गया है और वन्य जीव पशु विहार हो गए हैं। तो इसमें डिफरेंस भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां सभी प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं को संरक्षण के लिए सरकार प्रयास करती है या सरकार महत्व देती है। ठीक है, तो उसे तो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में माना जाता है। और वन्य जीव पशु विहार कौन से होते हैं, जहां किसी इंडिविजुअल प्रजाति के संरक्षण के लिए सरकार हमें आदेश निर्देश देती है। जैसे असम में जो मानस अभ्यारण्य, जो एक सींग वाला जो गेंडा है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है असम के मानस अभ्यारण्य में। इसी तरह से राजस्थान के जैसे तालछाप अभ्यारण्य जो चूरू में है, वहां पर काले हिरणों के लिए उसको विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है या विशेष रूप से उसे बनाया गया है या फिर आदेश निर्देश दिए गए हैं इस तरह से। तो याद रखना बच्चों, क्या अंतर है, राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीव जंतु वनस्पति को संरक्षण दिया जाता है, जबकि वन्य जीव पशु विहार में किसी इंडिविजुअल पशु के संरक्षण पर फोकस किया जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको पढ़ भी लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीव जंतु वनस्पति को संरक्षण प्रदान किया जाता है, जबकि पशु विहार में किसी विशेष प्राणी या जीव के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो आप लोगों से पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए बोर्ड एग्जाम में कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार में क्या अंतर है, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, 1972 है, ये बताना होगा। के बाद में 1972 में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की, जिसके एग्जाम्पल आपको ये बताने पड़ेंगे कि काला हिरण, हाथी और व्हेल मछली। उसके बाद में केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना था। जैसे बाघ हो गया, एक सींग वाला गेंडा हो गया, कश्मीरी हिरण हो गया है, मगरमच्छ हो गया है, घड़ियाल हो गया है और तेंदुआ हो गया है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, मूंगों, ड्रैगन फ्लाई को भी रक्षित जातियों की सूची में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की 6 जातियों को रक्षित जातियों की सूची में शामिल किया गया है। अब देखो, जिस तरह से वन्य जीवों की भी एक सूची या लिस्ट जो सरकार ने जारी की है, ये लुप्त होते चले जा रहे हैं, इसी तरह से पेड़ पौधों की भी एक सूची जारी की है, जिसमें कितने पेड़ पौधों की सूची जारी की थी गवर्नमेंट ने, तो 1991 में 6 जातियों की सूची जारी की है। आपके पाठ्य पुस्तक में ये पेड़ पौधों के नाम नहीं है, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि वो कौन सी 6 पौधों की जातियां हैं जिसको रक्षित जातियों की सूची में शामिल किया है। तो आप नोट कर लें तो बेटर रहेगा। जैसे ब्लूआंडा हो गया, कुंत हो गया, पिंचर प्लांट हो गया, स्लिपर आर्किड हो गया है, बैडोम की साइकेस हो गया है और रोडोड्रेडोन। ऐसे नाम आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, मुझे पता है, लेकिन ये ऐसी जातियां हैं जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में है। आपने सुना होगा कि एक ऐसा प्लांट है जहां पर कोई, जिसको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, यानी कोई कीड़ा मकोड़ा या छिपकली या फिर कोई जो जीव जंतु है वहां पर आके बैठ गया है तो वो उसका शिकार कर लेता है, ऐसा प्लांट आपने सुना होगा। तो वो जो प्लांट है वो इसी कैटेगरी में शामिल है बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन 6 जो जातियां हैं जो प्रकृति में बहुत कम है, उनके नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि 1991 में 6 जातियों की सूची गवर्नमेंट ने जारी की है और उनके नाम इस प्रकार से है। क्लियर बच्चों, आगे चलेंगे हम। अब देखो, आपके सिलेबस के अनुसार बाघ परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, या हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाता है, ईयरली एग्जाम में भी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में टिप्पणी पूछी जाती है। आप इसको डबल स्टार कर लें, मार्क कर लें, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा बच्चों, ये आएगा ही आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको जान लेंगे। अब क्या था बाघ परियोजना, तो इसको एक बार अपन पढ़ भी लेते हैं। हुआ क्या है, भारत सरकार के द्वारा बाघों की लगातार घटती संख्या को रोकने के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरू की। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट योजना है, ये कब शुरू की गई है, तो देखो बच्चों 1 अप्रैल 1973। तो एक चीज तो ये नोट कर लेंगे अपन कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 1 अप्रैल 1973। सीधा पूछा जा सकता है, अगर सन पूछ लेता है कि 1972, 73, 74 और 75, तो आपको 1973 यहाँ पर टिक करना है। देखो, इससे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था, वो इसके जस्ट 1 साल बाद में ये टाइगर प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, तो इसके बारे में पूछ लेता है। तो आगे चलेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाघों की संख्या 55,000 से भी ज्यादा थी। अनेक शिकार की वजह से ये घटकर 1827 रह गई। तो देखो, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में 55,000 थी और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक हम देखते हैं तो 1827 बाघ बचे थे। अब सरकार को एक गंभीर प्रयास करने पड़ गए कि इस तरह से अगर इस तरह से शिकार जैसी गतिविधियां होती रही तो जो बाघ है वो हमारी प्रजाति
हमारी वनस्पति से, हमारे पर्यावरण से ये विलुप्त हो जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। अब बाघों की सीमित संख्या होने की वजह से उनके अवैध शिकार और व्यापार पर लगाम कसने के उद्देश्य से ये 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। यह परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में शामिल है। इस परियोजना से बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जो 2022 में बढ़कर देखो बच्चों कितनी हो गई, 3682 हो गई। तो कहीं ना कहीं बाघ परियोजना को लॉन्च करने से हमें बाघों के संरक्षण की जो उपाय है या फिर उसकी जो सार्थकता है वो स्पष्ट होती है। क्लियर है बच्चों? ये टॉपिक बिल्कुल इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो लगातार घटती हुई जो बाघों की संख्या है उसको रोकने के लिए, अवैध शिकार को रोकने के लिए 1 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना लागू की गई। क्या डाटा था? यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यानी 55,000 से भी ज्यादा बाघ थे, जो कि इस शताब्दी के अंत तक कितने रह गए? 1827 रह गए। परिणाम स्वरूप सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया 1 अप्रैल 1973 में, और हमने देखा कि बाघों की संख्या 2022 तक बढ़कर 3,682 या 3,682 हो गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना है, ये सरकार की एक बिल्कुल सफल रणनीति थी, जिसके माध्यम से हमने बाघों को संरक्षण प्रदान किया। तो बच्चों इसको नोटेट कर लेंगे। आगे चलेंगे हम। देखो आपके सिलेबस में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं, इसको हम देखेंगे बच्चों, क्योंकि आपके जो मैप है वो भी पूछा जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो राष्ट्रीय उद्यान दे देगा, देन आपको फिल करना पड़ेगा कि वो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य या वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है। तो देखो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, तो उत्तराखंड कहाँ है हम इस भारत के मैप में भी लोकेट कर लेंगे। जैसे उत्तराखंड पहुंच गया हमारे नंबर 1। एक मिनट बच्चों, इसको ऐसा का ऐसा ही नोट करना है बच्चों। आप अपनी नोटबुक निकाल लें जिसमें आपको इसको नोट करना चाहिए। नंबर 1 यहाँ पर क्लियर। इसी तरह से जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड दिखाई दे रहा है आपको मानचित्र में, आपको लोकेट करना चाहिए बेटा। आपसे मैप में पूछा जाता है लोकेशन। उसके बाद में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो नंबर 2 पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश नंबर 3 यहाँ पर आ गया है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, तो राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा। मानस अभ्यारण्य, मानस बाघ रिजर्व, तो मानस बाघ रिजर्व कहाँ पे है? तो नंबर 5 इसको यहाँ पे लोकेट करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में पेरियार बाघ रिजर्व, तो ये केरल में है, तो केरल नंबर कर लेंगे हम 6। उसके बाद में गिर राष्ट्रीय उद्यान नंबर 7 यानी गुजरात में है ये, तो इसको नंबर 7 कर लेंगे बच्चों, ये गुजरात हो गया है हमारा। उसके बाद में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तो कान्हा नंबर 8 इसी में कर लेंगे हम लोकेट। उसके बाद में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको कर लेंगे नंबर 9 कर लेंगे बच्चों। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये 10 कर लेंगे, इसको 10 इधर करेंगे बेटा क्योंकि ये लद्दाख बन चुका है प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद में सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा, तो इसको कर लेंगे 11 इस तरह से। तो आपको मैप की लोकेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको ये याद भी करना पड़ेगा। इसकी एक सारणी है, आप नोटबुक में जरूर जरूर बना ले, इससे क्वेश्चन पुटअप होगा बच्चों। क्लियर है? इस तरह से अब आगे चलेंगे हम। भारत में वनों की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, जो कि ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यानी 9th क्लास में भी आपके आया था। आज वापस से 10th के इस सिलेबस में वापस से मेंशन किया गया है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि वनों की 3 श्रेणियां होती है, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन, जिसको हम रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के रूप में जानते हैं। क्या होता है आरक्षित वन? तो मैं बता देता हूं, एक ऐसा वन्य क्षेत्र जहां पर मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। आप वहां पर नहीं तो जा सकते हैं, ना ही वहां पर आप शिकार कर पाएंगे, और नहीं वहां की वनस्पति को आप काट सकते हैं। तो इस प्रकार के वनों को हम आरक्षित वन के रूप में जानते हैं। फिर क्या होता है रक्षित वन? एक ऐसा वन्य क्षेत्र जहां पर आप सरकार या वन विभाग की अनुमति से आंशिक रूप से वहां पे आप लकड़ियां बीन सकते हैं या फिर पशुचारण कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रक्षित वन या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और तीसरा हो गया अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी अवर्गीकृत वन। ये ऐसे वन होते हैं जहां पर सरकार का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता, आप वहां पर कितनी भी मात्रा में पेड़ काट लो या फिर पशुचारण वाली गतिविधि है वो कर सकते हैं,
या फिर जो लकड़ी बीनने का काम है वो भी आप वहां से कर सकते हैं। सरकार आप पे किसी भी प्रकार की लगाम नहीं लगाती है। तो ये 3 वन है। अब इसको पढ़ भी लेते हैं हम एक बार। आरक्षित वन ऐसे वन जो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं तथा मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती है, आरक्षित वन कहलाते हैं। भारत के 1/2 क्षेत्र में इस प्रकार के वन हैं बेटाओ। ठीक है, इसको वाकई में आपसे एमसीक्यू में ये भी पूछ लिया जाता है कि आरक्षित वन भारत में कितने % है, या फिर कितने क्षेत्र में आरक्षित वन पाया जाता है, तो 1/2 या फिर प्रतिशत में 50% हो गया है। क्लियर बच्चों? तो ये याद रखना। उसके बाद में रक्षित वन भी पूछ लिया जाता है। ये वन भी सरकारी संपत्ति होते हैं, परंतु वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार के नियंत्रण में इनको रखा जाता है। यहाँ कुछ नियमों के तहत स्थानीय लोगों को सूखी लकड़ी काटने और बीनने और पशुचारण की छूट दे दी जाती है। देश के कुल वन क्षेत्र के 1/3 हिस्से में कितना बच्चा? 1/3। 1/3 को अपन ऐसे 33% भी लिख सकते हैं। ठीक है, देश के 33% या 1/3 हिस्से में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ये नोट करना चाहिए बच्चों। एमसीक्यू में पूछा जाएगा, फिर बाद में आप लोग पछताएंगे अगर आप लोगों ने इसको याद नहीं किया, नोट नहीं किया। तो ये 10th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आरक्षित वन कितने प्रतिशत हिस्से में पाया जाता है? 50% या 1/2 क्षेत्र में। रक्षित वन 1/3 या फिर 33%। क्लियर है बच्चों? इसको नोट कर लेना। इसके बाद में आगे चलेंगे हम। अवर्गीकृत वन इस प्रकार के वन क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होते और मानवीय गतिविधियां यहाँ पर की जा सकती है, जैसे पशुचारण, लकड़ी की कटाई। इस वन क्षेत्रों में बंजर भूमि और जो समुदाय का स्वामित्व जो है वो शामिल होता है। देखो, बंजर भूमि होगी, निजी स्वामित्व है, ये तो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर निजी स्वामित्व था और सामुदायिक स्वामित्व की कुछ भूमि है उसमें शामिल होती है। क्लियर? जहां पर आप पशुचारण कर सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर हो सके तो कर सकते हैं, या फिर लकड़ी कटाई वाला काम करेंगे। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? तो आपको ये भी नोट करना चाहिए, कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, जो कि कुल वन क्षेत्र का 75% है और देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30% है। देखो, प्रदेश के कुल क्षेत्र का जो वन क्षेत्र है वो 75% है। जैसे मध्य प्रदेश है, ऑल ओवर भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें से 75% क्षेत्र में केवल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये चीज बता रहा है। और देश के वन्य क्षेत्र का कितना % है? तो 12.30% है। क्लियर बच्चों? आगे चलेंगे हम। भारत में वन संरक्षण के कुछ सरकारी और निजी प्रयास किए गए हैं। आपसे निबंधात्मक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सरकारी और व्यक्तिगत या सामुदायिक प्रयास कौन से किए गए थे वनों को बचाने के लिए? ऐसे टाइप या फिर निबंध लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने तो क्या प्रयास किए थे वनों को बचाने के लिए, और निजी और सामुदायिक स्तर पर कौन से प्रयास किए गए थे वनों को बचाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। जैसे सरकारी प्रयास आप लोगों को नोट करना है बच्चों। सरकारी प्रयास में आप लोगों को ये बिल्कुल नोट करना है। वन्य जीव और वनस्पति संरक्षण अधिनियम है ये बच्चों। कब पारित किया गया? 1972। वन्य जीव और वनस्पति संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था। क्लियर? ये सरकारी प्रयास था वनों को बचाने के उद्देश्य से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। सेम ही है, वनों को बचाने, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अधिनियम गवर्नमेंट ने पारित किया है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, तो ये बात भी सही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरिया है उनको राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार के रूप में स्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो ये भी अपन को याद करना पड़ेगा। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1927, जिसको वापस से 1928 में संशोधित करके लागू किया गया था, इसके माध्यम से वनों की 3 श्रेणियां बताई गई थी, इसको भी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में इन सरकारी प्रयासों का इंट्रोडक्शन दिया गया है और डिटेल दिया गया है सामुदायिक और निजी प्रयास का, जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे। जैसे सामुदायिक प्रयास कौन से किए गए थे? तो भैरव देव डाको सेंचुरी, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन जिसको नव दयान के रूप में जाना जाता है, और संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनसे लघुत्रात्मक पूछ लेगा, और अगर निबंधात्मक टाइप में पूछेगा तो इसका उल्लेख करना है आपको, और इन योजनाओं के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो हम इन योजनाओं को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, भैरवदेव डाको सेंचुरी पहला है। देखो क्या हुआ था, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया, जिसके अपने ही नियम कानून और इस क्षेत्र में शिकार और बाहरी लोगों का पूर्णतः प्रतिबंध था। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, जहां पर
5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर जमीन को केवल किस रूप में एस्टेब्लिश कर दिया? भैरवदेव डाको सेंचुरी के रूप में। अब इसमें बाहरी लोग ना ही तो आ सकते हैं, ना ही शिकार कर सकते हैं, ना ही लकड़ी काटी जा सकती है। स्थानीय लोगों के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। क्यों किया गया ऐसा? ऐसा करने का एक ही उद्देश्य था, इस क्षेत्र में वनों की संख्या कम होती चली जा रही थी, तो इस अव्यवस्था से बचने के लिए ग्रामीण वासियों ने अपने स्तर पर इस योजना को लागू कर भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद में है चिपको आंदोलन। तो 1973, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है चिपको आंदोलन, आपने इतिहास में कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, आज इसको डिटेल में जान लेते हैं। देखो पहली बात, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1973 में। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में वनों की अनियमित कटाई को रोकना और इस क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना था। इस आंदोलन के अंतर्गत स्थानीय लोग सरकार और वन कटाई के विरुद्ध पेड़ों से चिपक जाते हैं और सरकार की नीतियों का विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। इस आंदोलन को सफल बनाया गया। इस आंदोलन ने वनों के संरक्षण और साथ ही साथ स्थानीय पौधों को उगाने और जंगलों के परंपरागत संस्कृति के अस्तित्व की रक्षा में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया था। तो चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको बताना है। 1973 में प्रारंभ हुआ था ये, उत्तराखंड के चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे क्या हो रहा था, सरकार को जो वन्य सामग्री और लकड़ी है उसकी नीड थी, जरूरत थी, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में हिमालय के जितने भी गांव हैं वहां पर वनों को काटा जा रहा था। तो स्थानीय लोगों को लगा कि पारिस्थितिक तंत्र इस तरह से यहाँ का बिल्कुल बिगड़ जाएगा आने वाले टाइम में, तो इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ों से ये लोग चिपक जाते हैं और सरकार की वन कटाई की इस नीति का विरोध करते हैं। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ती है और एक के बाद एक सभी लोग ग्रामीण वासी पेड़ों से चिपक जाते हैं और सरकार की इस अव्यवस्था के विरुद्ध ये लोग खड़े हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप सरकार को स्थानीय लोगों की बात माननी पड़ती है और इस आंदोलन का नाम रख देते हैं ये लोग चिपको आंदोलन, क्योंकि लोग पेड़ों से चिपक गए थे बचाने के लिए। क्लियर है? तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे चलेंगे हम। यहाँ बीज बचाओ आंदोलन है नंबर 3, महत्वपूर्ण है, इससे पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चन, इसको भी अपन नोट करेंगे। देखो यह आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में 1980 में प्रारंभ किया गया था। एक चीज, ठीक है, इस आंदोलन के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों और संकर किस्म यानी हाइब्रिड प्रकार के बीजों पर परंपरागत कृषि और स्वदेशी बीजों के माध्यम से जीविकोपार्जन को प्रोत्साहन दिया गया। देखो क्या हो रहा था बीज बचाओ आंदोलन में, पहली बात की उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में 1980 में प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि हम क्या कर रहे थे, हम हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो संकर किस्म की जो बीज है और रासायनिक उर्वरक है उनका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम यूज कर रहे थे। उससे नुकसान क्या हो रहा था, एक तो जमीन की गुणवत्ता है वो खत्म हो रही थी, दूसरी बात जो कृषि उत्पाद जो हम प्राप्त कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक नहीं था। परिणाम स्वरूप लोगों ने इस बारे में संज्ञान लिया और जो परंपरागत कृषि पद्धति है उसको वापस से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और जो परंपरागत बीज है और जो परंपरागत जो कृषि पद्धतियां हैं उसके प्रोत्साहन के माध्यम से इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया और ये जो प्रयास है ये सफल भी हुआ। इस वजह से इस आंदोलन का नाम क्या रख दिया गया? बीज बचाओ आंदोलन। यानी अब हमें हाइब्रिड संकर किस्म की बीजों का यूज नहीं करना है, हमें परंपरागत जो कृषि पद्धति है उसका अनुसरण करते हुए परंपरागत बीजों का उपयोग करते हुए जो कृषि उत्पाद है उसको तैयार करना है। तो ये इस आंदोलन का उद्देश्य रखा गया था। अब इस आंदोलन के अंतर्गत टिहरी के किसानों ने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना ही जैव विविधता युक्त सफल फसलें उगाकर एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। ऐसा का ऐसा आप लोगों को लिखना है अपनी आंसर राइटिंग में, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों आपको। उसके बाद में लास्ट है संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में उड़ीसा राज्य से प्रारंभ की गई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा और पूछा भी गया है कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। क्लियर बच्चों? इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना बच्चों आप। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय लोगों और सरकार के द्वारा वनों के बचाव और विकास का कार्य किया गया। ग्रामीण वासियों के इस सहयोग के बदले में वन विभाग द्वारा स्थानीय निवासियों को इमारती लकड़ी प्रदान की जाती है या फिर संकल्प लिया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त वन प्रबंधन हुआ क्या है, स्थानीय लोगों ने, उड़ीसा के स्थानीय लोगों ने सरकार के साथ मिलकर वनों को बचाने का संकल्प लिया। परिणाम स्वरूप सरकार ने भी जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कुछ रियायतें प्रदान कर दी कि जो गैर इमारती लकड़ी है या सूखी लकड़ी है उसको आप काट सकते हैं। तो
क्योंकि सरकार और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर ये प्रयास किया, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, तो आगे चलेंगे। देखो बच्चों, वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया है, हम लोगों ने बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा डाटा लेके इसको एक्सप्लेन किया है और लगभग सारे फैक्ट इसमें आ गए हैं। ये वन शूट वीडियो था, जैसे आपको इसके इंट्रोडक्शन में शुरू में दिखाई दे रहा होगा कि एक ही वीडियो के माध्यम से हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, या फिर इस कंटेंट को हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं वन शूट वीडियो। आगे भी हम चाहेंगे कि कम से कम समय में आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा डाटा उपलब्ध हो, क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है, आप लोगों को बहुत सारा होमवर्क करना होता है, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा डाटा इंक्लूड हो, ऐसा हमारा लक्ष्य रखा गया है। भूमिका ऑनलाइन क्लासेस को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जिस तरह से मुझे मोटिवेशन दिया है, या फिर जिस तरह से आपके लाइक और शेयर बढ़े हैं ना बच्चों, वो वाकई में काबिल तारीफ है। आप इसी तरह से मुझे मोटिवेशन देते रहे, मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल वीडियोस। ठीक है बच्चों, गुड बाय।